नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 57 और आखिरी लेक्चर है इस सीरीज का। तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जो इस सीरीज के आखिरी लेक्चर तक इसे देख रहे हैं। इसका मतलब आप में जज्बा है, आप यूपीएससी की पढ़ाई के लिए बहुत ही सिंसियर हैं, तभी आप इस लेक्चर तक पहुंचे हैं एंड यू आर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब आज हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों का 1 मिनट लेना चाहता हूं। देखिए, ये सीरीज जो है इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, लेकिन आप लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट किया एंड यू आर हियर विथ मी टुडे, सो आई थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट सीरीज में हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी आप जुड़िए, उसमें भी अपना सपोर्ट दीजिए। आई एम श्योर आप लोग पूरा देंगे। जहां तक बात है इस हिस्ट्री सीरीज की, तो एक दो छोटी मोटी बातें हैं जो सोचा आज आपसे कर ली जाए। कुछ मन की बात है, कुछ दिल की बात है। तो पहली बात तो ये कि इस सीरीज में जो बेस्ट हिस्ट्री में अपना मैं दे सकता था मैंने दिया। आई पुट इन आवर्स एंड आवर्स ऑफ रिसर्च, बेस्ट इमेजेस, रेयर फोटोग्राफ्स आपके लिए लेकर आया मैं। एकदम डीप रिसर्च करके ऐसे किस्से लेकर आया जो आपको याद रखने में चीज़ों को हेल्प करें, आपके लिए लेक्चर को मददगार यादगार बनाएं, सो दैट यू डोंट फॉरगेट थिंग्स। तो इन चीज़ों में मुझे काफ़ी टाइम भी लग जाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च दीज थिंग्स। तो एक एक लेक्चर जो आपको इस सीरीज में दिखाया है वो आपके लिए शायद 30 40 50 मिनट का लेक्चर है, लेकिन मेरे लिए वो कम से कम 6 6 घंटे की मेहनत रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेहनत आप लोगों को कुछ फल देगी। मतलब मेहनत मैंने करी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका फल लाखों छात्रों को मिले जो हिस्ट्री पढ़कर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, यूपीएससी एग्जाम में टॉप रैंक्स लाना चाहते हैं। सो आई होप कि ये सीरीज उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहे। मुझे उम्मीद है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए दिस विल बिकम अ वेरी गो टू सीरीज ऑन यूट्यूब, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मैं आप लोगों से आज पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस सीरीज में कि इसको शेयर करो। इसकी एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे 57 लेक्चर्स लाइन से आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे पहले कमेंट में मैं डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट के लिंक को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्सेट्रा में, जहां पर भी आप जुड़े हैं, या सोशल मीडिया पे अगर आपको लेक्चर सीरीज अच्छी लगी सो शेयर दैट प्लेलिस्ट लिंक ऑन सोशल मीडिया एज वेल। सो ट्राई टू स्प्रेड द वर्ड कि ये एक फ्री सीरीज है और मैंने बनाई ही उन छात्रों के लिए है जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग को। तो उनके लिए बेस्ट जो हिस्ट्री इंडिया में प्रोवाइड करी जा सकती थी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेरे अनुसार जो मैं बेस्ट दे सकता था मैंने दिया है। बाकी आप लोग इसको कितना यूटिलाइज करते हैं दैट इज अप टू यू। चलिए, तो मन की बात हो गई, अब काम की बात पर आ जाते हैं। 1946 में, याद करो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैबिनेट मिशन के बारे में। तो ये कैबिनेट मिशन भारत आया, इसने भारत के कई सीनियर नेताओं के साथ चर्चा करी, डिस्कशंस करे कि किस प्रकार से भारत को आज़ादी दी जाएगी। कैबिनेट मिशन ने जो प्रपोज किया था वो ये था कि एक कमजोर केंद्र सरकार और मजबूत राज्य सरकारें रहेगी, वीक सेंटर स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस। ये फॉर्मूला ना तो कांग्रेस को सही लगा ना मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को। जिन्ना चाहते थे कि पूरे 6 प्रांतों के साथ पाकिस्तान देश बने। दूसरी ओर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जैसे कि गांधी, पटेल, नेहरू, ये सभी चाहते थे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर रहे और देश का बंटवारा ना हो। अब इसी बीच में डायरेक्ट एक्शन डे और उसके आगे राइट शुरू हो जाते हैं और ये दंगे कंटिन्यूसली अगले 1 साल तक देश में चलते रहे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी थी, दिसंबर 1946 में उसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो इस बैकग्राउंड के आगे अब हम बढ़ेंगे इस लेक्चर में, लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िए मुझसे। डॉक्टर महिपाल राठौड़ सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है और पाथ फाइंडर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं इस चैनल की सभी लेक्चर्स और पीडीएफ्स को डाउनलोड करने के लिए। इस लेक्चर का पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सारे पीडीएफ मैंने अपलोड कर रखे हैं। टेलीग्राम में सर्च कर लिया करो, सर्च बहुत आसान होता है वहां पे करना। तो आपको L54 L55 इस तरह से आप सर्च करोगे तो आपको तुरंत ही लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। यूट्यूब पर मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 जनवरी से, तो इसके लेक्चर्स को भी जरूर देखें। अब आ जाते हैं एटलीज डिक्लेरेशन पे। तो आपको याद होगा कि क्लेमेंट एटली 1945 में यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे विंस्टन चर्चिल को हराकर। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में यह अनाउंस किया कि भारत को आज़ादी दे दी जाएगी, 1948 तक हम ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे। जून 1948 की डेट इन्होंने सेट करी थी। तो अंग्रेज आज़ादी देना चाहते थे 1948 तक। इनको लगा कि 1.5 साल का टाइम है, बहुत होगा, 1.5 ईयर में हम धीरे धीरे आराम से ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे और रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिस्पॉन्सिबल सरकारें बनवाकर वहां से चले जाएंगे। तो आइडिया ये था कि भारत के लोग, खास करके मुस्लिम लीग और कांग्रेस, अपने आपस के मतभेद तब तक मिटा दें और किस रूप में देश को आज़ादी मिलनी है ये फाइनली तय कर लें। क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका था। 44-45 से कोशिशें हो रही थी कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच में सुलह हो, कुछ एक सेटलमेंट हो जाए, लेकिन वो सेटलमेंट हो ही नहीं रहा था। तो अब अंग्रेजों ने कहा कि देखो 48 तक तो हम आज़ादी दे देंगे, तब तक आपको सॉल्व करना है तो आप कर लीजिए। और कैबिनेट मिशन के प्रपोजल हमने आपको दिखाई दिए हैं, आपके सामने रखी दिए हैं। एक और बड़ा बदलाव किया गया, ब्रिटेन की सरकार ने वाइस रॉय को बदल दिया। तो अभी तक वाइस रॉय थे वेवल,
लेकिन वेवल जो है वो सुलह नहीं करा पाए, कोई सेटलमेंट नहीं करा पाए, इसीलिए वेवल को हटाकर माउंटबेटन को अब वाइसरॉय बना दिया जाता है। सो लुई माउंटबेटन बिकम्स द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। भारत का आखिरी वाइसरॉय था लुई माउंटबेटन, और आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था लुई माउंटबेटन। आपको आगे समझ में आ जाएगा कैसे, इंतजार कीजिए। तो देखिए 21 फरवरी को माउंटबेटन भारत में आकर वाइसरॉय का पद संभालते हैं। अब माउंटबेटन की खास बात ये थी कि ये एक तो थे वॉर हीरो, तो इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की और एलाइड फोर्सेस की नेवी को लीड किया था दक्षिण पूर्व एशिया में। सो ही वाज द एलाइड कमांडर ऑफ द नेवल फोर्सेस इन साउथ ईस्ट एशिया। तो दक्षिण पूर्व एशिया की जो पूरी कमान थी नेवी की वो इनके हाथ में थी। सो ही वाज द मोस्ट सीनियर नेवल ऑफिसर ऑफ यूके। साथ ही साथ ये राजा के कजिन भी थे, तो वहां के जो राजा थे उनके ये कजिन थे, तो ही बिलोंग टू द रॉयल फैमिली एज वेल। तो लेबर पार्टी, क्लेमेंट एटली जिसके प्रधानमंत्री थे, इन्होंने वाइस रॉय के रूप में माउंटबेटन पर अपना भरोसा जताया। और माउंटबेटन की एक अलग ही प्रेस्टीज थी, एक अलग इमेज थी, बिकॉज ही केम फ्रॉम रॉयल फैमिली। तो इन्हें लगा कि भारत में लोग इनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करेंगे। और दूसरी बात, साउथ ईस्ट एशिया का इन्हें एक्सपीरियंस था, क्योंकि इन्होंने वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, बर्मा में काफ़ी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी थी इन्होंने। तो इसीलिए ऐसा माना गया कि इन्हें दक्षिण एशिया का, दक्षिण पूर्व एशिया का एक्सपीरियंस है। तो इनको टारगेट देकर भेजा गया कि देखो 30 जून 1948 की डेट है, तब तक ट्रांसफर ऑफ पावर करना है, जाकर कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच का मैटर सॉल्व कीजिए, देश का विभाजन होगा नहीं होगा, ये सब मैटर्स आपको सॉल्व करने हैं। तो इस एटली डिक्लेरेशन से ये तय हो गया कि भारत को आज़ादी तो 1948 तक मिल ही जाएगी, पक्का कंफर्म आज़ादी मिल जाएगी। वैसे तो कैबिनेट मिशन ने भी बोल दिया था कि आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन अब तो डेट अनाउंस हो गई थी। अब इसी समय विंस्टन चर्चिल, जो अब ऑपोजिशन में थे, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता, वो कह रहे थे कि आप ब्रिटिश एम्पायर को तोड़ना चाह रहे हो, तो उन्होंने क्लेमेंट एटली के इस अनाउंसमेंट का बहुत ही विरोध किया था। अब माउंटबेटन जब भारत आते हैं तो इन्होंने बहुत फोटो खिंचवाए। सबसे पहले माउंटबेटन के आपको दुनिया भर के फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगे। कारण ये था कि माउंटबेटन ने बहुत सारी पॉलिटिकल मुलाकातें करी थी, कभी नेहरू, कभी जिन्ना, कभी गांधी जी, कोई ना कोई इनसे मिलने आता रहता था। तो यहाँ पर एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि सीनियर डिग्निटरीज फोटो खिंचवाते हैं, तो मोस्टली जैसे वाइस रॉय या गवर्नर जनरल की जो वाइफ हैं वो बीच में खड़ी रहती हैं, और जो भी मिलने आए मेहमान वो एक तरफ खड़े रहते हैं। अब माउंटबेटन ने क्या करा कि भारत के लोगों को ज़्यादा सम्मान देने के लिए उन्हें बीच में खड़ा करना शुरू किया। तो ये ब्रिटिश ट्रेडिशन होता है कि जिसे बीच में खड़ा किया जाता है वो ज़्यादा सम्मानीय व्यक्ति है। तो ट्रेडिशनली जो भी गवर्नर की या प्राइम मिनिस्टर की वाइफ होती हैं वो बीच में खड़ी रहती हैं ऐसे फोटोज़ में। लेकिन माउंटबेटन ने कहा कि नहीं, हम तो भारत के नेताओं को बीच में खड़ा करेंगे। तो अब ऐसे में क्या होता है, एक ऐसी इंटरेस्टिंग सा किस्सा है, मोहम्मद अली जिन्ना को भी इन्होंने एक बार बीच में खड़ा कर दिया। अब जिन्ना को पता था कि प्रोटोकॉल ये होता है कि वाइफ बीच में खड़ी रहती है, तो जिन्ना को लगा कि मैं तो यहाँ खड़ा रहूंगा साइड में। तो ये पहले से एक शानदार चुटकी तैयार करके गए थे, मतलब एक वाक्य होता है ना ऐसी फोटोग्राफर्स के सामने, जर्नलिस्ट के सामने कहने के लिए। तो उनको कहना था ये अ रोज बिटवीन द टू थॉर्न्स, यानी कि दो कांटों के बीच में एक गुलाब का फूल। तो कहना वो चाहते थे कि लेडी माउंटबेटन की तारीफ करना चाह रहे थे, लेकिन उल्टा हो गया कि दोनों माउंटबेटन्स को इन्होंने कहा कि ये दोनों हैं कांटे और मैं बीच में हूं गुलाब का फूल। तो चलिए एक ऐसा ही छोटा सा किस्सा है 1947 का। कुल मिलाकर माउंटबेटन भारत आकर सबसे मुलाकात करते हैं, कभी जिन्ना से, कभी गांधी जी से, सबको बुलाते हैं, सम्मान से सबके साथ बात करते हैं। पहले की तरह यहाँ पर अरविंद की तरह बातचीत नहीं हो रही है, विंस्टन चर्चिल वाला रवैया नहीं है कि तुम फकीर हो और तुमसे कैसे बात कर लें। अब बातचीत मुलाकातें तो बहुत कर ली, लेकिन माउंटबेटन कोई समझौता करवाने में सफल नहीं रहा। तो फिर माउंटबेटन ने चीज़ों को अपने हाथ में लिया और कहा कि चलो मैं प्लान बनाता हूँ। तो इस प्लान को कहा गया डिकी बर्ड प्लान। एक्चुअली डिकी बर्ड जो है माउंटबेटन का निकनेम था, इसके दोस्त इसको इस नाम से बुलाया करते थे। तो डिकी बर्ड प्लान इन्होंने बनाया अप्रैल और मई 1947 में, और इसके साथ में कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स भी यहाँ शामिल थे। तो जो भारतीय ब्रिटिश सेना थी उस समय, उसके कमांडर्स ने भी इस प्लान में हेल्प करी थी। तो उनमें से एक थे जनरल इसमें, तो इसीलिए इसको कई बार इसमें प्लान भी कहा जाता है। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, इसको लिख लेना, इसमें प्लान भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, प्लान वॉल्कन, डिकी बर्ड प्लान और इसमें प्लान। अब इसे कंफ्यूज मत करना, माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान आगे आएगा, इसके जस्ट बाद में आएगा। उससे पहले आया था डिकी बर्ड या प्लान वॉल्कन। प्लान एक्चुअली था क्या, माउंटबेटन ने यह देखा कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बन रही, तो हम क्या करते हैं, भारत और पाकिस्तान देश बनाने की बजाय सारे राज्यों को इंडिपेंडेंस दे देते हैं। लेट अस गिव इंडिपेंडेंस टू ऑल द प्रोविंसेस। तो सभी प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास, कलकत्ता, इन सबको आज़ादी दे दो, इनको ट्रांसफर ऑफ पावर कर दो, शक्तियां सारी इनके हाथ में दे दी जाएं, गवर्नर्स बना दिए जाएं, और फिर उन्हें ऑप्शन दो कि आप किस में शामिल होना चाहते हैं, भारत में या पाकिस्तान में, या इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो सभी प्रोविंसेस इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो इस तरह से भारत 2 हिस्सों में नहीं बल्कि भारत 11 हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। तो 11 बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, 4 छोटे प्रोविंसेस थे, अजमेर, कुर्ग जैसे, उनको काउंट नहीं कर रहा मैं। तो 11 बड़े प्रांत बन जाएंगे, यूनाइटेड प्रोविंसेस अलग, बंगाल अलग, बिहार अलग, यहाँ पर असम अलग, सेंट्रल प्रोविंसेस बॉम्बे, मद्रास, सिंध, पंजाब, ये सब अलग अलग प्रांत बन जाएंगे देश।
तो इससे क्या हो जाएगा, भारत का बॉल्कनाइजेशन। बॉल्कनाइजेशन शब्द इतिहास में कई जगह इस्तेमाल होता है जब कोई एक बड़ा मुल्क या एक बड़ा एम्पायर छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित हो जाए और वो सब हिस्से आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएं, तो उसे टिपिकली हिस्ट्री में कहा जाता है बॉल्कनाइजेशन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बॉल्कन पेनिनसुला है साउथ ईस्ट यूरोप में, तो यहां पर इस बॉल्कन पेनिनसुला में पिछले 200 साल में बहुत लड़ाइयां हुई है और कई छोटे बड़े देश यहां पर बने हैं। इनफैक्ट 1990 के दशक में भी यहां पर काफी लड़ाइयां हुई थी, यूगोस्लाविया पूरा टूट गया था। तो ये पूरा बॉल्कन रीजन है और इस बॉल्कन रीजन में जिस प्रकार का तनाव रहा है पिछले 100-200 सालों में, उसी के मद्देनजर इस तरह के विभाजन को बॉल्कनाइजेशन कहा जाता है। तो भारत के हो जाते अनेक टुकड़े और ये सब आपस में लड़ते झगड़ते, तो ये हो जाता पूरा भारत का बॉल्कनाइजेशन। अब इसमें ऑप्शन मेन यही था कि राज्यों को और प्रिंसली स्टेट्स को, दोनों को ये ऑप्शन होता कि या तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या भारत ज्वाइन कर लो, या आप चाहो तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो भारत के इनफैक्ट 11 नहीं, अगर प्रिंसली स्टेट सभी अलग रहते तो 500-600 टुकड़े हो जाते। तो क्या इससे भारत स्टेबल रह पाता? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अब ये प्लान माउंटबेटन ने अपने टॉप मिलिट्री जनरल्स के साथ बैठकर सीक्रेट में बनाया था। इसके बारे में पब्लिक को कोई जानकारी नहीं थी, भारत के नेताओं को भी नहीं थी। फाइनली प्लान बनाने के बाद इन्होंने नेहरू को एक बार मीटिंग के लिए बुलाया और नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा, या नेहरू के सामने एक इनफॉर्मली ये बात आगे रखी कि जवाहरलाल, ये आइडिया कैसा है? तो ऐसा बताया जाता है कि नेहरू जी इस आइडिया को सुनकर बहुत ज़्यादा भड़क उठे। नेहरू जनरली शिष्टाचार के साथ बातचीत करते थे, किसी से तेज़ आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर वो काफ़ी भड़क गए थे माउंटबेटन पर कि तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें भेजा गया है यहाँ पर देश के 2 टुकड़े करने हैं या 1 रखना है, और तुम यहाँ पे 50-500 टुकड़े करने पर तुले हुए हो। तो ये प्लान तो तुरंत वहीं का वहीं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जब नेहरू नहीं माने, कांग्रेस नहीं मानेगी और मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है, उनको भी बताया जाता तो वो भी नहीं मानते, क्योंकि अगेन उनको क्या चाहिए था? 6 प्रांतों को जोड़कर पाकिस्तान दो। क्या यहाँ पर पाकिस्तान मिल रहा था? नहीं। तो ये प्लान जो है, एक बात ध्यान रखना, कभी भी ब्रिटिश सरकार के समक्ष ऑफिशियली प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे माउंटबेटन ने बनाया था अपने स्तर पर, भारत में इनफॉर्मली उस पर चर्चा हुई थी। ऑफिशियली कैबिनेट मिशन के रूप में जैसे प्रस्ताव भेजे गए थे, उस तरह से ये प्रस्ताव कभी भारतीय नेताओं के सामने नहीं रखा गया। सो इट वॉज कंप्लीटली इनफॉर्मल। लेकिन यूपीएससी को इस तरह के इनफॉर्मल प्रपोजल्स पे भी सवाल पूछने का काफी शौक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो देखिए, ये इनफॉर्मल डिकी बर्ड प्लान फेल हो गया। उसके बाद माउंटबेटन गए वापस यूके और कुछ हफ्तों तक यूके रुकते हैं। ये मई की बात है, दिस वाज इन द मंथ ऑफ मे। ऑलरेडी उन्हें यहाँ आए हुए 3-4 महीने हो चुके थे। अब माउंटबेटन क्या देख रहे हैं कि भारत में दंगे चल रहे हैं, जगह जगह पंजाब में, बंगाल में दंगों की आग लगी हुई है। डेली कई 100 लोग मारे जा रहे हैं। येस, एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेर डाइंग इन द राइट्स। देश में दंगों की आग है और सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में एक सिविल वॉर की स्थिति बनी हुई थी और इस गृह युद्ध को अवॉइड करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन गई। माउंटबेटन ने जाकर ब्रिटिश कैबिनेट को, क्लेमेंट एटली को सिचुएशन से अवगत कराया। उन्हें कहा कि देखो, 1948 जून तक अगर हम रुके तो देश में पक्का गृह युद्ध होगा और इस गृह युद्ध की जिम्मेदारी हमारे सर पर आएगी। वैसे ही हमने बहुत जगह बहुत प्रॉब्लम कर रखी है। आपको पता ही होगा कि जहां जहां पे ब्रिटिश ने पार्टीशन एटसेट्रा किए थे, वहां बहुत दिक्कतें आई। तो इन्होंने कहा कि एक और बड़ा गृह युद्ध, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में गृह युद्ध हम अपने सर पर नहीं ले सकते। सो इंडिया वॉज अ बिग कंट्री, 35-36 करोड़ की आबादी थी हमारी उस समय। तो इतने बड़े देश में गृह युद्ध बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए डिजास्ट्रस होगा। अगर ये गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटिश सरकार को तो उखाड़ फेंकेंगे और साथ साथ में दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश के अंदर कत्लेआम का जिम्मा भी हमारे सर पर आएगा। तो चुपचाप यहां से निकलना पड़ेगा, जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सकता है आज़ादी दे दो और पाकिस्तान आपको देना पड़ेगा, वरना दंगा फसाद रुकने वाला नहीं है। तो माउंटबेटन के कहने पर फाइनली ब्रिटिश सरकार मान जाती है कि ठीक है, विभाजन कर देते हैं। तो 3 जून 1947 को यह प्लान पब्लिकली अनाउंस किया गया। ठीक है, 3 जून को माउंटबेटन जब वापस भारत आ गया मुलाकातें वगैरह करके, तो 3 जून को रेडियो पर ही अनाउंसमेंट होता है। पूरे देश को पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार ने ये प्लान फाइनलाइज कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंटवारा होगा। अब इमेजिन करो, देश के करोड़ों लोग जो अभी तक यही सोच रहे थे कि देश एक है, उन्हें 3 जून को पता चलता है कि देश का बंटवारा होगा और 15 अगस्त की तारीख जो है, उस दिन देश को आज़ादी मिल जाएगी और बंटवारा हो जाएगा। तो इसे पार्टीशन प्लान या 3 जून प्लान या फिर माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। याद रखना, डिकी बर्ड प्लान और माउंटबेटन प्लान में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्लान में क्या बात कही गई थी? सबसे पहले भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा, बंगाल और पंजाब दोनों को पार्टीशन किया जाएगा। दोनों राज्यों की जो प्रांतीय सभाएं हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज के
मेंबर्स अलग अलग मीटिंग रखेंगे और वो वोट डालेंगे कि क्या उन्हें अलग होना है या नहीं। ऑफ कोर्स जब मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी के मेंबर्स अलग बैठे तो उन्होंने यही वोट डाला कि यस हमें बंटवारा चाहिए। तो पंजाब और बंगाल दोनों की असेंबलीज में ये वोट पारित हो गया कि इन्हें पार्टीशन चाहिए। सिंध और बलूचिस्तान में भी कुछ इसी प्रकार का वोटिंग हुआ और ये दोनों एरियाज भी मुस्लिम मेजॉरिटी थे, तो यहाँ पर भी बंटवारे को लेकर फैसला हो जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में कोई असेंबली नहीं थी, तो इसीलिए वहाँ पर रेफरेंडम या फिर एक वोटिंग कराने के ऊपर विचार किया गया। तो यहाँ पर वोटिंग हुई और इस वोट को वहाँ पर जो खुदाई खिदमतगार्स थे, जो सबसे पॉपुलर वहाँ की पार्टी थी, उसने बॉयकॉट करा था। और उसके बावजूद इस वोट के अंदर NWFP के लोगों ने कहा कि हमें पाकिस्तान में जुड़ना है। हालांकि इसमें ज़्यादातर लोगों ने हिस्सा उस समय नहीं लिया था। एक रेफरेंडम सिलहट रीजन में भी होता है, तो सिलहट उस समय असम का हिस्सा था यहाँ पर, लेकिन ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। ये सिलहट डिस्ट्रिक्ट है आज के समय बांग्लादेश में। तो सिलहट एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था और ओवरऑल असम हिंदू मेजॉरिटी था। तो असम के लोग या नेता उस समय नहीं चाहते थे कि सिलहट रीजन असम के साथ जुड़ा रहे। तो सिलहट के अंदर रेफरेंडम होता है कि क्या इसे ईस्ट बंगाल के साथ जोड़ दिया जाए। तो उस समय ये ईस्ट बंगाल था, तो ईस्ट बंगाल के साथ सिलहट को जोड़ने के लिए रेफरेंडम हुआ। और जुलाई में जब ये रेफरेंडम हुआ तो इसमें लोगों ने वोट डाला, येस वी वांट टू ज्वाइन ईस्ट बंगाल। तो ईस्ट बंगाल बन गया ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान आगे चलकर बन गया बांग्लादेश। तो ये दो रेफरेंडम हुए थे NWFP और सिलहट में। तो अब ये देश जो है बटेगा, इतना तो तय हो चुका है। पंजाब का विभाजन होगा, बंगाल का विभाजन होगा यहाँ पर, तो दो पार्टीशन होंगे। लेकिन बाकी की लाइन कैसे डिसाइड होगी आगे बताऊंगा आपको। माउंटबेटन प्लान में अगला पॉइंट ये था कि दोनों देशों की अलग अलग संविधान सभाएं बनेगी और ये संविधान अपना बनाना शुरू कर दें। भारत का काम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, पाकिस्तान की असेंबली भी अब बननी स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर देगी। प्रिंसली स्टेट्स का जहां तक सवाल है तो सारे राजा महाराजा लोगों के पास में ये अथॉरिटी रहेगी कि वो चाहें तो भारत को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहें तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर उनकी मर्जी है तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो उनके सामने तीन चॉइसेस थी, या तो भारत को ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान को, या इंडिपेंडेंट रह लो। और ये चॉइस किसे दी गई थी? प्योरली महाराजा को। ध्यान में रखना यहाँ पर कोई वोटिंग रेफरेंडम का जिक्र नहीं था। ये कहा गया था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनके साथ अंग्रेजों ने कभी ना कभी 150-200 साल पहले समझौते किए थे, उन सभी राजा महाराजाओं को अब ये ऑफर दिया जा रहा है या चॉइस दी जा रही है, आपको जो करना है करिए, भारत पाकिस्तान या आज़ादी, इट इज़ योर चॉइस। 15 अगस्त की डेट फाइनल कर दी गई थी फॉर हैंडिंग ओवर पावर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ब्रिटिश इंडिया के दो सक्सेसर स्टेट बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ पावर। कुछ समय बाद इस ट्रांसफर ऑफ पावर पर राजा जी ने एक टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा कि अगर ये जून 1948 तक रुक जाते तो डेफिनेटली देश के अंदर हालात बहुत ही खराब होते और कोई पावर बचता ही नहीं जो ट्रांसफर किया जा सके। ब्रिटिश अथॉरिटी के पास, ब्रिटिश हुकूमत के पास कोई पावर नहीं बचता, तो ये हमें ट्रांसफर क्या करते। तो ये इनके शब्द हैं, आई थिंक कंप्लीटली सही है। अच्छा, जहां तक डेट की बात है तो 15 अगस्त की तारीख क्यों सिलेक्ट करी जाती है? 15 सितंबर भी कर सकते थे। तो देखिए, माउंटबेटन से जब पूछा गया कि आपने 15 अगस्त की डेट क्यों चुनी, तो माउंटबेटन ने बाद में ये बताया था कि 1945 में 15 अगस्त को जापान ने विश्व युद्ध में ऑफिशियली सरेंडर किया था। 6 और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए और 15 अगस्त को जापान के एम्परर हिरोहितो ने ऑफिशियली सरेंडर किया था एलाइड फोर्सेस को। और इन एलाइड फोर्सेस की कमान दक्षिण पूर्व एशिया में माउंटबेटन के पास थी। तो माउंटबेटन चाहता था कि ये वाली तारीख इतिहास में दर्ज हो जाए, टू कमेमोरेट द सरेंडर ऑफ जापान इन वर्ल्ड वॉर 2। 15 अगस्त की डेट उसने सिलेक्ट करी थी। माउंटबेटन प्लान जब पॉलिटिकल पार्टीज के समक्ष रखा गया तो मुस्लिम लीग तो उससे बहुत ही खुश थी, उन्हें पाकिस्तान चाहिए था, मिल गया। कांग्रेस भी इससे ओके हो चुकी थी, एक्सेप्ट कर लेती है इसे, क्योंकि देश के हालात ऐसे थे कि डेफिनेटली गृह युद्ध छिड़ने की पूरी संभावना थी। तो कांग्रेस भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। जिसने एक्सेप्ट नहीं किया वो थे खुदाई खिदमतगार और खान अब्दुल गफ्फार खान। आपको याद है मैंने सिविल डिसोबीडियंस वाले लेक्चर में इनका जिक्र किया था, डिटेल्स बताई थी। तो ये कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में थे। इन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती ऐड किया जा रहा है एंड कांग्रेस हैज थ्रोन अस टू द वुल्व्स, यानी कि कांग्रेस हमें बीच मझधार में छोड़ गई है और जंगली भेड़ियों के सामने हमें छोड़ दिया गया है। तो जब NWFP में रेफरेंडम हुआ, वोटिंग हुई, तो खुदाई खिदमतगार्स ने वोटिंग का बॉयकॉट कर दिया। इन्हें तो अरेस्ट कर लिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान को, और इन्हें बहुत सालों तक पाकिस्तान की सरकार ने जेल में रखा। उस वोटिंग में NWFP में पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए लोगों ने वोट में फेवर में वोट डाला और उसके बाद वो हिस्सा हमेशा पाकिस्तान का पार्ट बन गया। आज भी वो एरिया फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज के रूप में पाकिस्तान सरकार गवर्न करती है और वहाँ पर आज भी पाकिस्तान की सेंट्रल अथॉरिटी को लोग इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो ट्राइबल एरियाज है जहाँ पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत मुश्किल हालातों से गुजरी थी, खास करके 10 साल पहले जब वहाँ पर इंसर्जेंसी के हालात थे। चलिए, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। तो यहाँ पर 4 जुलाई 1947 को
इंडिया इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुत किया जाता है। तो देखो, प्लान तो 3 जून को अनाउंस कर दिया, फिर एक बिल बनाया गया जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लाया जाता है, टेबल किया जाता है। इसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंस बिल। इस पर चर्चा होती है और जल्दी जल्दी इसे पास कर दिया जाता है। इसमें डेट 15 अगस्त की फाइनल कर दी गई और ये राजा के द्वारा साइन कर दिया जाता है 18 जुलाई को। तो जैसे भारत में आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में कोई भी बिल आता है तो लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है साइन होने के लिए। यूके में क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और उसके बाद राजा या रानी। तो उस समय राजा था जॉर्ज द सिक्स्थ, ये भी लिख लेना, ये मैं ऐड करना भूल गया। सो जॉर्ज द सिक्स्थ वॉज द किंग ऑफ ब्रिटेन जब भारत को आज़ादी मिली। और जॉर्ज द सिक्स्थ की बेटी है एलिजाबेथ द्वितीय जो इस वक्त रानी है। शी इज़ 97, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। तो जॉर्ज द सिक्स्थ उस समय राजा था। 18 जुलाई को उसने साइन कर दिया इस पर। द बिल रिसीव्ड रॉयल एसेंट और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में यह कहलाता है। सो दिस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज अप्रूव्ड ऑन 18 जुलाई। और अब कितना समय बचा है? मुश्किल से 1 महीना। तो अब इतने कम समय में लोगों को एक से दूसरी जगह जाना है। अगर किसी को पाकिस्तान में नहीं रहना तो उसे हिंदुस्तान जाना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया में नहीं रहना तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो भारत में केओस हो जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। और हाँ, अभी ये भी नहीं पता कि बॉर्डर कहाँ होगा। नो वन नोज की बॉर्डर एग्जैक्टली कहाँ है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रावधान क्या थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसके सारे फीचर्स मैं आपको बता देता हूं। तो पहला पॉइंट, भारत में ब्रिटिश रूल हमेशा के लिए समाप्त। दूसरा, भारत एक इंडिपेंडेंट यानी कि एक आजाद और एक सॉवरेन यानी कि स्वायत्त देश के रूप में 15 अगस्त से एग्जिस्ट करेगा। तीसरा, ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। सो देयर विल बी डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। डोमिनियन का क्या मतलब है? डोमिनियन का मतलब होता है ये देश ब्रिटिश एम्पायर में तो नहीं है लेकिन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में है। तो ब्रिटेन ने एक कॉमनवेल्थ स्थापित किया था जिसमें कई सारे देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सभी शामिल थे। तो भारत और पाकिस्तान भी इस कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहेंगे, लेकिन इनके पास ये आज़ादी है कि ये चाहें तो कॉमनवेल्थ को छोड़ सकते हैं, सिसीड कर सकते हैं। दोनों ही देशों ने सिसीड नहीं किया। हम आज भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। वाइस रॉय के ऑफिस को खत्म कर दिया गया, अब उसकी जगह केवल गवर्नर जनरल होगा। याद कीजिए, पहले मैंने आपको बताया था कि 1857 के बाद, क्रांति के बाद जो कानून आया था 1858 वाला, उसने ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय कर दिया था। तो अब ये वाइस रॉय समाप्त हो गया और केवल गवर्नर जनरल रहेगा। तो भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा। तो माउंट बैटन जो 15 अगस्त तक अपने नाम के आगे वाइस रॉय लगाया करता था, 15 अगस्त से वो रह गया केवल गवर्नर जनरल। और वो कुछ महीनों के लिए यहीं पर था, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए माउंट बैटन यहाँ था। आफ्टर दैट ही लेफ्ट। ठीक है, तुरंत चले नहीं गए थे, सारी ब्रिटिश फोर्सेज जो हैं उसी दिन रवाना नहीं हो गई थी। धीरे धीरे करके एक एक सैन्य टुकड़ी उनकी यहाँ से जाती है। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो यहाँ पर घर बसाकर बैठे थे कई सारे, उन्होंने धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर बांधा और इट वॉज अ प्रोसेस दैट टुक 1 ईयर, जिसमें वो सभी यहाँ से चले गए। कई तो नहीं गए, कईयों ने यहीं पर रहना डिसाइड कर लिया। एंड एंग्लो इंडियंस बहुत सारे भारत में थे काफ़ी समय तक, अभी भी हैं, लेकिन अब उनकी संख्या थोड़ी सी कम हो गई है समुदाय की। तो गवर्नर जनरल भारत का पहला कौन बनता है? माउंट बैटन। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? मोहम्मद अली जिन्ना। अब इस गवर्नर जनरल को अपॉइंट कौन करेगा? ब्रिटेन का राजा, लेकिन किसके कहने पर? भारत की सरकार के कहने पर। तो भारत की जो इंतरिम गवर्नमेंट थी अब वो फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बन चुकी है। प्रधानमंत्री बन चुके हैं जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू और उनकी कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर ही गवर्नर जनरल बदला जा सकता है। तो 1 साल तक तो माउंट बैटन ही रहता है, उसके बाद राजा जी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत और पाकिस्तान के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी। ये क्लॉज इन्होंने स्पेसिफिकली डाला था ताकि अगर गृह युद्ध छिड़ जाए या युद्ध छिड़ जाए तो हम जिम्मेदार नहीं है। और युद्ध छिड़ ही गया था 2-3 महीने बाद, अक्टूबर 1947 में। भारत और पाकिस्तान में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज होंगी, संविधान सभाएं, और ये दोनों इन देशों का संविधान बनाएंगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई भी ब्रिटिश कानून को हटा सकती है, चाहे तो 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को भी हटा सकती है, लेकिन अगर नहीं हटाती तो 1935 वाले एक्ट के अनुसार ही देश में कानून चलेगा, जब तक कि ये अपना खुद का संविधान नहीं बना लेते। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह अधिकार दिया गया कि आप जो चाहे कानून बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा केवल संविधान नहीं बना रही थी, वो चाहती तो 1947 में, 48 में कानून भी पास कर सकती थी। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्टिंग जस्ट लाइक अ पार्लियामेंट, और ये अधिकार उसे कहां से मिला था? इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 से। ये काम भारत में संविधान सभा ने किया भी था टिल 1950, कुछ कानून भी पास किए गए थे उसके द्वारा, लेकिन 1950 में जब संविधान लागू हो जाता है उसके बाद ये कार्य इनका बंद हो गया। 1951 के एंड में चुनाव होते हैं भारत में। फिर ब्रिटिश मोनार्क यानी कि ब्रिटिश राजा को वीटो का कोई अधिकार नहीं होगा। तो पहले उनके पास अधिकार हुआ करता था कि कुछ बिल्स को वीटो कर सकते हैं, कुछ बिल्स को पास नहीं होने देंगे। ये अधिकार अब गवर्नर जनरल के पास रहेगा। हालांकि गवर्नर जनरल ने कोई भी बिल वीटो किया नहीं, माउंट बैटन ने कोई बिल वीटो नहीं किया, लेकिन ये अधिकार उसके पास था।
अब गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार है कि वो किसी भी बिल को ओके कर सकता है, यानी कि अब बिल राजा के पास नहीं जाएंगे साइन होने के लिए जैसे पहले जाया करते थे। अब गवर्नर जनरल ही उस पर साइन करके उसे अपना असेंट दे देंगे इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी, यानी कि ब्रिटिश राजा के नाम पर। भारत के गवर्नर जनरल को और प्रांतों के गवर्नर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया। तो इनका कार्य क्या है कि नॉमिनल तौर पर इनकी अथॉरिटी रहेगी, काम सारा एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, राज्यों में जो मिनिस्टर्स हैं वो करेंगे, और इन्हीं की एडवाइस पर, इन्हीं के कहने पर कोई भी काम गवर्नर जनरल करेगा। लेकिन फिर भी अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ब्रिटेन के महाराजा के नाम के आगे एम्परर ऑफ इंडिया या रानी के नाम के आगे एम्प्रेस ऑफ इंडिया टाइटल लगाया जाता था, अब वो हटा दिया जाएगा। तो ये तो हमारे से लेना देना नहीं है, ये उनके अपने देश के लिए रूल था। और जितनी भी सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट किया करती थी, या फिर ब्रिटिश सरकार में जो भारत के मामलों का मंत्रालय था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस, वो किया करता था, अब वो काम नहीं होगा। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद भी खत्म कर दिया गया। जितने भी सिविल सर्विसेज के मेंबर्स थे 1947 के पहले, उनके पेंशन जैसे बेनिफिट्स आगे जारी रहेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस खत्म, उसकी जगह भारत से जुड़े हुए सारे मामले अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स देखेगा। तो कॉमनवेल्थ अफेयर्स के लिए उनका एक अलग मंत्रालय था जिसमें सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज के रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस शामिल थे। तो ये अब भारत को भी देखेगा। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस खत्म। इसकी स्थापना कब हुई थी, कोई मुझे कमेंट में बता सकता है? आप लोगों के लिए एक सवाल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इस पद की कौन से कानून के बाद हुई थी, मुझे बताइएगा। ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जो सारे प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर अधिकार थे कि वो पैरामाउंट पावर है, सबसे ऊपर सबसे प्रमुख शक्ति वही है, वो अधिकार अब खत्म। द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी विल लैप्स। और अब प्रिंसली स्टेट्स आज़ाद हैं, वो जो चाहें जिससे चाहें संबंध बना सकते हैं, चाहे भारत के साथ जुड़ें, पाकिस्तान के साथ जुड़ें, या फिर इंडिपेंडेंट रहें, उनकी मर्जी है। और ट्राइबल एरियाज के ऊपर भी जो भी उनके कंट्रोल थे, ब्रिटिशर्स के कुछ कानून थे, वो भी लैप्स हो जाएंगे 15 अगस्त 1947 से। जब तक भारत और पाकिस्तान में संविधान नहीं बन जाता तब तक देश में कौन सा कानून चलेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद वो अपने अपने कानून लागू कर सकते हैं। हालांकि ये पावर भी दिया गया कि अगर जीओआई एक्ट में कुछ बदलाव करने हैं, 1935 वाले कानून में कुछ बदलाव करने हैं, तो वो भी किए जा सकते हैं। और वो कौन करेगा? संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव पावर दिए गए थे, तो विधायिका की शक्तियां दी गई थी संविधान सभा को, और उसमें भी कुछ बदलाव करके वो अपना काम चला सकते थे। तो भारत सरकार ने भी कुछ छोटे मोटे बदलाव किए थे। और 1950 तक, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया, तब तक भारत में इस कानून के तहत गवर्नेंस चल रही थी। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1948 में जब संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था, तो क्या भारत में कोई कानून लागू नहीं था? अंग्रेज तो जा चुके थे, उनके कानून तो लागू होते नहीं थे? जी नहीं, अंग्रेज ये स्पेसिफिकली मेंशन करके गए थे कि आप इस कानून के अनुसार देश चलाइए, और अगर आपको इसमें कुछ बदलाव करना है तो वो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने इसी कानून के अनुसार अपने देश को कुछ सालों के लिए चलाया था। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा होगा, ये तो तय कर दिया, लेकिन बंटवारा कहां पर होगा, बाउंड्री कहां पर होगी? तो एक बाउंड्री कमीशन की स्थापना करी गई जो पंजाब और बंगाल दोनों प्रांतों में डिवीजन का काम करेगा। इसको नाम दिया गया रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन, क्योंकि इस कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे एक ब्रिटिश जज, जस्टिस रेडक्लिफ। तो जस्टिस रेडक्लिफ कभी भारत नहीं आए थे, इनका भारत का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ही वॉज लिटरली अ जज फ्रॉम यूके, लेकिन माना गया कि ये न्यूट्रल रहेंगे क्योंकि कभी भारत नहीं गए, तो इनका वहां पर किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ना तो पाकिस्तान को फेवर करेंगे ना भारत को। यही सोचकर अंग्रेजों ने रेडक्लिफ को भेज दिया भारत, और इस व्यक्ति को कोई आइडिया नहीं था भारत का। तो आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने फिर विभाजन किया कैसे? तो रेडक्लिफ साहब जो थे, इन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से डिवीजन करने की सोची। इन्होंने देखा कि देखो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को उठाओ और इन सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखो कि कौन सा मुस्लिम मेजॉरिटी है, कौन सा हिंदू मेजॉरिटी है। तो इन्होंने 1931 और 41 के सेंसस डेटा को उठाया, सारा डेटा मंगवाया, और एक एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो पंजाब का हो या बंगाल का, इन सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये देखना शुरू किया कि किसमें हिंदू मेजॉरिटी या सिख मेजॉरिटी है, किसमें मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो जहां हिंदू और सिख मेजॉरिटी थी वो एरियाज आ गए भारत में, और जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो एरियाज डाल दिए इन्होंने पाकिस्तान में। ये इनका सिंपल सा फंडा था। इसके बेसिस पर रेडक्लिफ कमीशन ने बाउंड्री को डिसाइड किया था। तो एक महीने के अंदर अंदर ये सारा काम कर दिया इन्होंने। जुलाई में आए थे, अगस्त में इन्होंने बाउंड्री डिसाइड कर दी, और एक महीने में लोगों को पता चला, आज़ादी के चंद दिन पहले 9 या 10 अगस्त को पब्लिश हुआ था ये रेडक्लिफ कमीशन का जो भी फाइनल डिसीजन था, उसमें मैप वगैरह पब्लिश हुए। तब लोगों को पता चला कि क्या हम पाकिस्तान में रहेंगे या भारत में, हम किस देश में शामिल हो गए हैं। तो ये था रेडक्लिफ बाउंड्री कमीशन। इस तरह से देश का बंटवारा करके गए थे अंग्रेज। सो इट इज़ लाइक विविसेक्टिंग द कंट्री। ये शब्द आपको कई जगह देखने को मिलेगा। विविसेक्शन मतलब कि आप किसी जीते इंसान को काट दें, किसी जीते जानवर को आप काट दें, उसे विविसेक्शन कहा जाता है। मतलब थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म है। तो एक जीवित देश को दो हिस्सों में काट दिया गया, बांट दिया गया।
तो बंगाल प्रांत में विभाजन कुछ इस प्रकार से होता है। ये बॉर्डर था, ईस्ट और वेस्ट बंगाल के बीच का जो रफ बॉर्डर था वही बॉर्डर यहाँ पर बन गया। यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं आई थी, पंजाब में ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि पंजाब में बहुत ही मिक्स पॉपुलेशंस थी। खैर यहाँ पर भी बहुत सारे हिंदूज इस एरिया में रहते थे, बहुत सारे मुस्लिम यहाँ रहते थे, तो यहाँ भी माइग्रेशन शुरू हो गए। जैसे ही बाउंड्री डिसाइड होती है, पब्लिश होती है अखबारों में, तो यहाँ पर रहने वाले हिंदू यहाँ माइग्रेट करने लग गए, यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम्स यहाँ माइग्रेट करने चले गए। सिलहट डिस्ट्रिक्ट याद रखना कि रेफरेंडम हुआ था और उसके बाद ये ईस्ट पाकिस्तान में जुड़ा था। तो ये ईस्ट पाकिस्तान है, आगे चलकर ये बांग्लादेश बन जाता है। पंजाब में क्या होता है, यहाँ पर भी बड़े स्तर पर एक से दूसरी जगह माइग्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से सिख और हिंदू माइग्रेट करके पंजाब आना शुरू कर देते हैं भारत वाले एरिया में, और यहाँ से मुस्लिम्स माइग्रेट करके पाकिस्तान जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये केवल माइग्रेशन आपको सुनकर लग रहा होगा क्या दिक्कत है, आराम से बैठो ट्रेन में चले जाओ। जी नहीं, ये माइग्रेशन के दौरान बड़े स्तर पर दंगे होते हैं, कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लाखों की संख्या में लोग मारे गए, पूरी पूरी ट्रेन्स को काट दिया जाता था, मार दिया जाता था, दोनों तरफ से पूरी हिंसा होती है। और पता नहीं क्यों, मतलब इंसान की फितरत ऐसी है कि वो हिंसा के बिना नहीं रह सकता है। और यहाँ पर यही देखने को मिला कि ये जो वायलेंस है इसने देश को झकझोर के रख दिया। ऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि पार्टीशन में 4 लाख लोग मारे गए थे, 4 लाख। अनऑफिशियल फिगर्स कहते हैं कि 10-20 लाख लोग तक मारे गए थे। और याद रखिए ये तब के आंकड़े हैं जब देश की आबादी, टोटल भारत पाकिस्तान की मिलाकर आबादी 36 करोड़ थी, उसमें 10-20 लाख लोग मारे गए थे। और टोटल 72 लाख लोग यहाँ से यहाँ और लगभग 70 लाख लोग यहाँ से यहाँ चले गए थे। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनऑफिशियल आंकड़ों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, करोड़ों में भी ये संख्या हो सकती है। इट वॉज द लार्जेस्ट मास माइग्रेशन ऑफ ह्यूमंस, फोर्स्ड माइग्रेशन, जबरदस्ती पॉलिटिकल कारणों से इंसानों का एक से दूसरी जगह जाना, ये दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी घटना थी। अब भारत और पाकिस्तान आज़ाद तो हो गए, लेकिन इनकी आज़ादी किस प्रकार की थी, द नेचर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। तो देखिए दोनों ही देश डोमिनियन के रूप में स्थापित किए गए थे, लेकिन ये परमानेंट स्टेटस नहीं था। डोमिनियन इन्हें बनाया गया एक ट्रांजिशन फेज के लिए कि जब तक ये अपना संविधान बनाकर पूरी तरह से तैयार नहीं कर लेते तब तक इन्हें डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में। तो भारत और पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे। भारत 1950 तक डोमिनियन था, पाकिस्तान 1956 तक डोमिनियन रहता है क्योंकि इनका संविधान ही तैयार नहीं हुआ था 1956 तक। 26 जनवरी 1950 को भारत ने कहा कि अब हम डोमिनियन नहीं है, हम एक स्वायत्त गणतंत्र हैं, हम गणतंत्र हैं, रिपब्लिक हैं। यानी कि यहां पर हेड ऑफ स्टेट अब प्रेसिडेंट होगा जो चुना जाएगा लोगों के द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से प्रेसिडेंट हमारे इलेक्ट होते हैं। लेकिन शुरुआत के 3 साल जो हैं वो गवर्नर जनरल कौन कौन थे आपको पता होना चाहिए। सो फॉर 1 ईयर फ्रॉम 15 अगस्त टू 21 जून माउंटबेटन ही भारत के गवर्नर जनरल थे। इनके बाद राजा जी को गवर्नर जनरल बनाया गया। तो भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजा जी। तो राजा जी जो हैं ये 48 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। अब गवर्नर जनरल राजा जी को बनाने के लिए किसने अपॉइंटमेंट किया, यह अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया, ब्रिटेन के राजा के द्वारा। ठीक है, क्योंकि गवर्नर जनरल को बदलने का अधिकार केवल ब्रिटिश राजा को हुआ करता था और यह अधिकार 26 जनवरी 1950 को छिन गया। उसके बाद से भारत एक गणतंत्र है। पाकिस्तान में यह अधिकार 1956 तक था। तो पाकिस्तान ने जो अपने गवर्नर जनरल्स बदले उसके लिए हमेशा वो वहां से राजा की तरफ से एक ऑर्डर आता था, ब्रिटेन के राजा की तरफ से। हालांकि वो इंटरफेयर नहीं करते थे, वो ये नहीं कहते थे कि इसको बनाओ उसको बनाओ, बनते वो कैबिनेट के अनुसार, यानी कि जो भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है उनके कहने के अनुसार ही गवर्नर जनरल बनेगा। और भारत में भी जो राजा जी को बनाया गया था, इट वॉज ऑन द डिसीजन ऑफ इंडियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उनके सुझाव पर राजा जी को गवर्नर जनरल बनाया गया। पार्टीशन के बारे में फैक्ट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बस यहाँ पर लिखे हुए हैं। इट इज़ द ग्रेटेस्ट मैन मेड कॉज फॉर माइग्रेशन। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं पीछे आप जो देख सकते हैं, किस तरह से ट्रेनों में लोग हजारों लाखों की संख्या में माइग्रेट करे। लोगों के पास जो एक अपने कंधे पर आ गया ना, उसे लेकर वो चल पड़े। उनके खेत, उनके बिजनेसेस, उनकी दुकानें, उनके घर, सब कुछ पीछे छोड़ा है। वो एक गठरी में जितना सामान बांध कर ले जा सकते थे वो बांध कर लोग निकल पड़े। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, एक होमवर्क है। उत्तर भारत में खास करके अगर आप रहते हो तो अपने आसपास पूछिए, आस पड़ोस में कोई ना कोई परिवार आपको डेफिनेटली मिल जाएगा जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आया था। अब तो वो लोग शायद नहीं रहे होंगे जो माइग्रेट होकर आए, लेकिन उनके बच्चे यानी कि उनके ग्रैंडसन्स, उनके बच्चे बेटियां, वो सब आपके शायद पड़ोसी हो सकते हैं। सो टॉक टू देम, उनसे पूछिए कि उनके दादा दादी किन हालातों में पाकिस्तान से भारत आए। तो आपको कई कहानियां जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगी। ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट। एंड हमें ये करना है कि भविष्य में, इतिहास में ये गलती कभी नहीं दोहरानी है। तो ये कुछ बातें हैं। तो पार्टीशन और उसके बाद जो भी भारत और पाकिस्तान पर असर हुआ उसका इम्पैक्ट आज दिन तक आप देख सकते हो। दोनों देशों में, उनके रिश्तों में, उनकी इकोनॉमी पर जो एक
द्वेष है दोनों देशों के बीच में, लोगों के बीच में कई बार एक गुस्सा जो है, वो गुस्सा कहीं ना कहीं इस पार्टीशन की वजह से भी है। खैर और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, केवल ये नहीं है कि पार्टीशन जो है उसी के कारण गुस्सा है, पर हाँ कहीं ना कहीं कश्मीर का इशू भी पार्टीशन से रिलेटेड है। तो कश्मीर इज लाइक द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द पार्टीशन। कश्मीर का विभाजन कैसे हुआ, कैसे होना चाहिए था, इसको लेकर ये सारा डिस्प्यूट शुरू होता है। इसकी कहानी किसी दिन डिटेल में और अलग से हम जानेंगे। तो कश्मीर का मुद्दा आज भी दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लमेटिक है और इसको लेकर अक्टूबर 1947 में एक लड़ाई भी शुरू हो जाती है। सो दैट वाज द फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर और 1 साल तक ये लड़ाई चलती है। स्वतंत्रता मिलने के लगभग 5 महीने बाद आज़ादी के नायक मोहनदास करमचंद गांधी की एक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी। नाथूराम गोडसे नाम का एक आदमी था जिसने गांधी जी को मार दिया। कारण क्या था? गोडसे गांधी जी की पॉलिटिक्स के खिलाफ था। गोडसे का मानना था कि गांधी जी के कारण देश का बंटवारा हुआ और जो भी मतलब रीजंस थे उसके, देवर मल्टीपल अदर रीजंस। तो गोडसे और कुछ लोगों ने मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रची और गांधी जी को मार दिया गया। गोडसे वॉज अरेस्टेड और बाद में उसे फांसी की सजा हो गई थी। गांधी जी की मौत ने देश के पॉलिटिकल हालात को पूरी तरह से बदल दिया। भारत में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए सरकार के द्वारा, क्योंकि गांधी जी की दिन दहाड़े हत्या हुई थी। तो उसके बाद पॉलिटिकल सिनेरियो काफ़ी चेंज हो गया। गवर्नमेंट ने आरएसएस पर, मुस्लिम नेशनल गार्ड्स पर, खाकसर्स जो एक अगेन मुस्लिम्स का ऑर्गेनाइजेशन था, इन पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया, क्योंकि गोडसे और अन्य लोग जो इस हत्या में शामिल थे उनमें से कईयों के आरएसएस के साथ लिंक्स थे। तो इसीलिए आरएसएस को कुछ समय के लिए बैन भी कर दिया गया था गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इसके बाद 2 लाख अरेस्ट हुए थे बाय द वे पूरे देश में। और देश की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो कहीं ना कहीं आज भी आप देखते हो कि वो कंटिन्यू होती है, कि भारत सरकार क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा करती है, पॉलिटिकल डिसेंट बिल्कुल सहा नहीं जाता है। तो ये ट्रेडिशन जो है इंडिया में एक तरह से ये यहाँ से शुरू होता है, गांधी जी की हत्या के बाद से, बिकॉज दिस वॉज द बिगेस्ट पॉलिटिकल असैसिनेशन ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी राजनीतिक हत्या भारत में, इसके बाद आप शायद कंपेयर कर सकते हैं जो हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। उसके पहले भारत में इस तरह का कोई बड़ा पॉलिटिकल असैसिनेशन कभी हुआ नहीं था। ये गांधी जी की अंतिम यात्रा है, इसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। मतलब दिल्ली की सड़कों पर पांव रखने की जगह नहीं थी, इतने लाख लोग यहाँ पर आए थे। ये वो जगह है दिल्ली में बिरला मंदिर, जहाँ पर गांधी जी को गोली मारी गई थी। कभी आप दिल्ली जाएं तो इसे विजिट कीजिएगा। और गांधी जी की जो समाधि है वो यमुना नदी के किनारे दिल्ली में बनी हुई है। आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा। तो इसी के साथ ये सीरीज़ आज मैं समाप्त करता हूँ। सो मॉडर्न हिस्ट्री इज़ ओवर। देश को आज़ादी मिल गई है, किन हालातों में मिली आपको पता चल गया। और अब एक लेक्चर मैं और बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इस सीरीज़ को यूटिलाइज़ कैसे करना है, प्रीलिम्स मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 1 हफ्ते बाद वो लेकर आऊँगा, अभी तुरंत नहीं लेकर आ रहा। और पीडीएफ्स आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री यानी कि 47 के तुरंत बाद क्या हुआ, ये जानना चाहते हो तो मेरे प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। प्लस कोर्स स्टार्ट हो चुका है। इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा, पहले कमेंट में। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? सब्सक्रिप्शन लेकर। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है, ये लेकर आप देश के बेस्ट टीचर्स से, सभी टीचर्स से पढ़ सकते हो। इनकी लाइव क्लासेस होती हैं। तो मैं भी यहाँ पर लाइव पढ़ा रहा हूँ अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का कोर्स। प्लस और आइकॉनिक, इन दोनों सब्सक्रिप्शंस को ज्वाइन करते समय आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शंस भी अवेलेबल हैं। हर बुधवार को नए बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले, आप नया बैच ज्वाइन कर लीजिए। इस रविवार को जो कॉम्बैट हो रहा है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाइए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपको ये सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट फ्री में मिल सकता है अगर आप यहाँ पर टॉप रैंक लेकर आते हैं। तो कॉम्बैट में हिस्सा लेने का लिंक नीचे पहले कमेंट में है। यूज़ दी अनलॉक कोड महिपाल। EMI ऑप्शन पर आप ये सभी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी 2 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, इनका फ़ायदा उठाइए। 31 दिसंबर को शाम को एक बड़ा अनाउंसमेंट होगा, उसका इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।